Good morning, namaste. Welcome to today's video. Today we are going to discuss आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में CBDC ई रुपया भारत का ई रुपया विल डिस्कस अबाउट दैट आज इसके बारे में हम बात करेंगे और टुडे आज हम कोशिश करेंगे कि वी कवर why the evolution of CBDC has happened. CBDC क्यों, क्या कारण है CBDC के आने का, we'll discuss that today. But before moving into CBDC, let me briefly update you. मैं आपको धीरे हल्के से बताऊं संक्षिप्त में कि ये CBDC एक्चुअल में है क्या. We all know क्रिप्टो करेंसी या प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा था. वी ऑल नो दैट एंड लॉट ऑफ प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज जो क्रिप्टो करेंसीज को हम बोलते हैं ये मार्केट्स में अवेलेबल हैं जो कि यूसेज में है. नाउ प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज आर नॉट रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक. ये जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं ये किसी भी देश के जो सेंट्रल बैंक होता है, जो अपेक्स बैंक होता है, जो गवर्नमेंट का बैंक होता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ भारत, ऑफ इंडिया, सो उससे गवर्न नहीं होता है. सो व्हाट हैपेंस इज दैट प्राइवेट वर्चुअल करेंसी इज अ मोड ऑफ एक्सचेंज इन अ कंप्लीट प्राइवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट. बल्कि कोई भी करेंसी का एक्सचेंज किसी भी कंट्री में होता है, वो आपने देखा होगा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, राइट, वहाँ की जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का जो बैंक है, इंडिया में फॉर एग्जांपल आरबीआई है, हांगकांग में हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी है, सिंगापुर में मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, यूएस में फेडरल रिजर्व्स है. ये गवर्न करते हैं उस पूरे करेंसी के मैनेजमेंट को. पर जैसे ही हमारे पास प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज ऑपरेट होने लगती हैं, उसमें वॉलेटिलिटी का बहुत रिस्क है, उसमें किसी प्रकार की भी सिक्योरिटी का कंफर्ट नहीं है. एंड दैट्स व्हाट वर्ल्ड ओवर, पूरे विश्व भर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का चलन बढ़ा और इसके ऊपर बहुत रिसर्च भी हो रही है. कई कंट्रीज़ में तो ये पायलट में है. द प्रोजेक्ट इज़ इन पायलट स्टेज. लकीली इन इंडिया वी आर इन द पायलट स्टेज ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. और ये क्या है आज हम जानेंगे. विल ट्राई टू एक्सप्लोर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक्चुअल में है क्या, एंड विल ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन और समझेंगे कि इसमें हमको क्या बेनिफिट होगा एज अ गवर्नमेंट, एज अ सेंट्रल बैंक और एज अ कस्टमर. व्हाट इज द प्रॉज एंड कॉन्स फॉर ऑल ऑफ अस. विल डिस्कस दैट. बट बिफोर गोइंग टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और द ई रुपया, what we call e-rupee, I would like to go on and cover the point कि इसका evolution कैसे हुआ. Why? Let's think of why. ये क्यों आया, ये जानना बहुत ज़रूरी है. It's very important to understand why e-rupee or the digital currency what we call, जिसको हम बोलते हैं कि ये डिजिटल रुपया है, ये आने वाला है, ये पायलट स्टेज में है अभी आरबीआई के पास, खूब सारे बैंक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये कैसे क्यों आया ये समझना जरूरी. सो पहले मैं आपको ले चलता हूँ साल 2008, 2008. एंड वी ऑल नो 2008 में क्या हुआ था. वी ऑल नो व्हाट हैज हैपेंड इन 2008. देयर वाज अ ग्लोबल रिसेशन व्हिच हैपेंड इन 2008. बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने डिफ़ॉल्ट किया था. आपने लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स सुना होगा. आपने बहुत सारे मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी फर्म्स के बारे में सुना होगा जिन्होंने ड्रास्टिक लॉसेस बुक किए थे. उसको सब प्राइम क्राइसिस भी बोलते हैं. इट इज कॉल्ड ए सब प्राइम क्राइसिस. इट हैपेंड इन द यूएस. और 2008 में जब ये रिसेशन आया था, ये क्राइसिस आया था इकोनॉमिक लेवल्स पे, इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया था. स्पेशली यूएस गॉट इम्पैक्टेड ड्रास्टिकली एंड it has replicating effect in many institutions. In India also few of the banks were affected. खूब सारे इंडिया में 2-3 बैंक्स जिनको इम्पैक्ट आया था बिकॉज दे हैड सम सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स इन दोज MBS mortgage based securities in the US firms. So what happens
इज दैट जब 2008 में ये रिसेशन आया, सो दो चीज़ें निकल के आई। पहली बात, जो पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, क्या वो फाइनेंशियल इकोसिस्टम वाइबल है? क्या वही एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है या कुछ और भी है जिसके थ्रू इकोनॉमी काम कर सकती है? तो एक ये क्वेश्चन आया कि रिलायंस ऑन द सेंट्रल financial system was questioned. That is one thing, and the second thing is that the rise of fintech, financial services also took part there. किस तरीके से फिनटेक वर्ल्ड में, फाइनेंशियल सेक्टर में टेक्नोलॉजी का आगमन होता है और किस तरीके से उसको यूसेज में काम आता है फॉर लार्जर डेवलपमेंट, फॉर द लार्जर गुड. सो ये दो रीज़न थे दैट द मोमेंट यू हैव यू लूजिंग द फेथ, जब आपका विश्वास टूटता है किसी सेंट्रल एजेंसी के ऊपर कि वो कैसे रिस्क को मैनेज कर रहा है पूरे कंट्री के लिए, और जिसमें हम भी इम्पैक्ट होते हैं बिकॉज वी आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स या पार्टिसिपेंट्स, हम एक उसमें एक सहयोग देते हैं. सो एक वो विश्वास टूटता है. इसी समय एक बहुत अच्छा पेपर आया था बाय सतोशी नाकामोटो on cryptocurrencies, Bitcoin. Basically, what is Bitcoin, what is cryptocurrency? So he brought this concept of having the entire decentralization of the ledgers using the blockchain technology in a decentralized form. उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हम किसी भी सेंट्रल एजेंसी को बिना यूज़ किए as a mode of transaction we can use certain virtual currencies, and that's what the digital ledger technology जिसको हम बोलते हैं उसका चलन हुआ. नाउ जिस तरीके से 2008 में इम्पैक्ट आया था इकोनॉमिक लेवल्स पे, फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से राइज ऑफ द फिनटेक, किस तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज में मास आउटरीच करने के लिए फिनटेक का इवोल्यूशन हो रहा था. एट द सेम टाइम वी सॉ दैट द प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज विच रिलाइज ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, which works on complete decentralized ledger based technology for recording the transaction on the financial unit side. इसका evolution हो रहा था. Now when entire thing was progressing, there was always a risk attached to all of these. And see, the moment you see that everything is moving without any central agency participating in the settlement process. So currently अगर आज आप देखेंगे तो जो भी हम सेटलमेंट करते हैं, जो भी हम पेमेंट्स का लेन देन करते हैं, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक की कोई एजेंसी होती है जो कि उस सेटलमेंट रिस्क को मैनेज करती है और वो इंश्योर करती है कि रिसिपिएंट और जो ट्रांसफ़र है उसके बीच में, ट्रांसफ़र के बीच में सेटलमेंट स्मूथ हो. देयर शुड नॉट बी एनी सेटलमेंट रिस्क, डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होना चाहिए. नाउ जिस तरीके से वर्चुअल प्राइवेट करेंसीज का इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, विच मीन्स दैट नाउ यू हैव ऑल द प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज अवेलेबल इन द मार्केट. यू कैन गो इन टू दी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, आप वहाँ जा सकते हैं और एक्सचेंज में अपना वॉलेट अकाउंट खोल के लिमिटेड जो KYC प्रोसेस वो फॉलो करते हैं वो करके यू कैन start transaction and transferring the money from one person to other person with using the blockchain technology, which is robust of course, but there is always a risk of a private agency involved. Anonymity का risk है. There was always a part that settlement कैसे होगा, अगर डिफ़ॉल्ट हुआ, वॉलेटली ज़्यादा है तो क्या हम पैसे की वैल्यू लूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने देखा रिसेंट में कोलैप्सेस हुए हैं. जो इन सब के इवोल्यूशन को देखते हुए गवर्नमेंट को और सेंट्रल बैंक को इंडिया में ये भी देखना ज़रूरी था. इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू ब्रिंग टू दिस सब्जेक्ट कि किस तरीके से वो एक डिजिटल करेंसी का हमको एक्सपीरियंस दे जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसी प्रोवाइडर्स देते हैं, बट एट द सेम टाइम जो रिस्क है सेटलमेंट का उसको मिटिगेट करते हैं. नाउ to solve this entire thing, what has happened world over, and let me cover the India topic first. So India mein what happened is that we saw Reserve Bank of India came very heavily in 2018
wherein they have clearly told banks that crypto exchanges जो अलाउ करते हैं प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज का मूवमेंट, उसके अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस को और उसके ट्रांसफ़र के प्रोसेस को, उसमें there was they came heavily that we should not encourage because we don't know who are they, how they are doing the KYC, they are not in the financial system, वो फाइनेंशियल इकोसिस्टम में कहीं फिट नहीं बैठ रहे। जब ये बात आई तो ऑफ कोर्स ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स upheld the judgment that no, we should allow them and government should bring a proper law to cater to central bank digital currency, to cater to private virtual currencies। एंड इसीलिए आपने सुना होगा कि 2021 में there was a budget presented by the finance minister, and they have defined virtual assets in great detail, and they have also put taxation regime। अब virtual assets पे टैक्स लगता है, ट्रांसफ़र के ऊपर 30% का टैक्स है, उसी प्रकार टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS है 1% का ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र। सो इस तरीके के टैक्सेशंस भी लाए गए। नाउ आज की डेट में प्राइवेट वर्चुअल करेंसी, जिसको आप बोल लीजिए क्रिप्टो करेंसी, ये बैन तो नहीं है बट इनका प्रचलन बढ़ रहा है। देयर यूसेज इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, और जिस तरीके से इनका यूसेज बढ़ता जाएगा एक सेपरेट पैरेलल इकोनॉमी खड़े होने की एक इसमें एक सिस्टम लगता है, जहाँ पे आप किसी सेंट्रल एजेंसी का यूज़ नहीं करना चाहते हैं और आप डायरेक्टली 1-to-1 किसी के साथ यूजिंग द ऑफ कोर्स अ वेरी रोबस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू ट्रांजैक्ट, ये हम करना चाहते हैं। नाउ ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक they are the central banker, they are the bank of the government, और वो चाहते हैं कि फाइनेंशियल इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, उसमें वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट ना हो, कस्टमर को लॉसेस ना हो अननेसेसरली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्राइसेस ऑफ द करेंसी। और इसीलिए प्राइवेट वर्चुअल करेंसी का जो बेनिफिट है वर्चुअल डिजिटल, वो एक्सपीरियंस सेंट्रल बैंक करेंसी देना चाहता है। बट द एडवांटेज इज that it has complete sponsorship, I would say. It is complete driven by the central bank, which means that Reserve Bank of India is a central nodal authority or the agency which will monitor the entire rollout of the program। ये CBDC और ई-रूपी, जो भारत का ई-रूपी जिसको हम बोल रहे हैं, वो एक डिजिटल करेंसी है। वो एक करेंसी है जिस तरीके से आपके जेब में, आपके वॉलेट में 20 रुपये का नोट पड़ा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो एक फ़िज़िकल नोट है। नाउ वही 20 रुपये का नोट अगर आपके मोबाइल फ़ोन में एक ऐप के तहत 20 रुपये डिजिटल फॉर्म में हो, वो उसकी सिमिलैरिटी होगी। सो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फिर मेरा जो पैसा जो मेरा जो बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो कि मैं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू देख सकता हूँ, या फिर मेरा जो पैसा जो मैं यूज़ कर सकता हूँ UPI में, और इसमें क्या फ़र्क है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। बट लार्जली टू कवर वाई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC क्यों है, ये समझना ज़रूरी है कि जिस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है सिंस 2008 एंड हाउ इवोल्यूशन हैपन इन इंडिया। We know that in India there was regulations from RBI की तरफ से बहुत सारे सर्कुलर इश्यूज़ किए गए थे इस मैटर के ऊपर। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया था, सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिटी आने के बाद एक्सचेंज स्टिल भी काम कर रहे हैं। फिर RBI ने फिर गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स उसमें टैक्सेशन रिजीम लगाई हैं, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की। ये रियलिटी है, इसका पायलट चल रहा है, रिटेल साइड में भी चल रहा है, होलसेल साइड में भी चल रहा है। द पायलट्स आर इन बोथ साइड्स, इन द रिटेल एंड द होलसेल साइड, और हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, व्हाट इज़ दैट। बट ये जानना जरूरी था कि ये क्यों है। सो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर एंड टू सम अप क्रिस्पली इज़ दैट जिस तरीके से प्राइवेट वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी, ये बिटकॉइन, ये इथेरियम जो आप बोल लीजिए, ये एक प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा रन किया हुआ करेंसी है, जो कि एक्सचेंजेबल है, जो ट्रांसफरेबल है। इसमें कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है, इसमें रिस्क ऑफ एनोनिमिटी है, इसमें रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी है। बट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और ई-रूपी is actually run by the central banks of that country, which means they are the nodal agencies and they give you the same private virtual currency experience। वो आपको सेम क्रिप्टो करेंसी जैसे एक्सपीरियंस देंगे, बट उसमें वॉलेटिलिटी नहीं हो सकती,
उसके अंदर पूरा सेटलमेंट रिस्क का फैक्टर कंसिडर किया हुआ है, एंड दैट्स हाउ there is a larger push from the government as well that India should be one of the pioneer countries to roll out CBDC. We have seen कि G20 में our initiatives were there to bring proper taxonomy, to bring proper regulatory regime to how to handle cryptocurrencies and how to handle the entire crypto thing or digital assets thing in the market. So आज के लिए इतना ही. We will cover more detail about CBDC, and now we understand how the evolution has happened, and we'll also see what is CBDC once we meet next.